नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 23 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, देखो वेट लॉस होने की जो दवाइयां हैं ना, कुछ प्रमुख दवाइयां हैं जैसे ओजेम्बिक और वेगोवी, ये अब सस्ती होने वाली हैं क्योंकि इनका पेटेंट समाप्त होने वाला है। लेकिन इसके समाज में ना काफ़ी गहरे रिपरकशंस होंगे, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कंपलसरी वोटिंग से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल डबल इंजन की सरकार से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। मतलब डबल इंजन की सरकार वैसे तो नॉर्मल स्लोगन लगता है, लेकिन इसमें फेडरलिज्म को एक चैलेंज है। तो तीनों इश्यूज चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ड्रग्स एंड सोसाइटी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लेकिन देखो आगे बढ़े उससे पहले ना कुछ बेसिक्स मैं आपके क्लियर कर देता हूं ताकि ये पूरा जो मुद्दा है आपको आसानी से समझ में आए। सीमाग्लूटाइड ये क्या बला है? देखो ये एक प्रकार का ना एक टाइप का केमिकल है या फिर मॉलिक्यूल है, और ना इसे यूज किया जाता है डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए। मतलब डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए इस केमिकल या फिर मॉलिक्यूल को बनाया गया था। ये कैसे काम करता है? सीमाग्लूटाइड ना दिमाग को सिग्नल भेजता है, दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई और मत खाओ, पेट आपका भरा हुआ है। तो इस केमिकल की वजह से ना फिर भूख कम लगती है, हम खाना कम खाते हैं। और इस केमिकल का जो ब्रांड नेम है ना, मतलब केमिकल तो अलग चीज है, मार्केट में ब्रांड नेम के हिसाब से बिकता है ना। ये मार्केट में जिस नाम से ये बिकता है उसका नाम है ओजेम्बिक और वेगोवी। मतलब डायबिटीज को मैनेज करने के लिए आपको ये मॉलिक्यूल परचेज करना है तो ओजेम्बिक नाम से आप परचेज करोगे, और वेट लॉस के लिए वेगोवी ब्रांड से आप परचेज करोगे। समझ गए? अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता ही होगी। जब देखो कोई कंपनी नई दवाई बनाती है ना, तो उसको ना करीबन करीबन 20 साल तक पेटेंट मिल जाता है, मतलब मोनोपोली मिल जाती है कि सिर्फ आप ही इस दवाई को बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। तो 20 साल तक फिर वो कंपनी अपने हिसाब से रेट डिसाइड करती है, कोई कंपटीशन में होता ही नहीं, मोनोपोली मिल जाती है पेटेंट मिलने पर, ताकि वो रिसर्च पे जो भी उसने पैसा खर्च किया है वो निकाल सके। लेकिन अब ना पेटेंट का जो टाइम है ना खत्म हो चुका है। मतलब समझ गए, इस मॉलिक्यूल पे पहले पेटेंट मिला हुआ था। मतलब ओजेम्बिक और वेगोवी जो मेडिसिन थी ये बहुत महंगी मिलती थी क्योंकि पेटेंट के अंडर पहले ये आती थी। लेकिन अब पेटेंट का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है। मतलब अब दूसरी कंपनीज ना इस मॉलिक्यूल की सस्ती कॉपी बना सकती हैं, और इन सस्ती कॉपीज को हम क्या बोलते हैं? इन सस्ती कॉपीज को हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। समझ गए? कंटेक्स्ट आप समझ गए ना भाई? कंटेक्स्ट ये है कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ओजेम्बिक और वेगोवी मेडिसिन हैं डायबिटीज मैनेज करने के लिए और वेट लॉस के लिए। अभी तक ये दवाइयां काफी महंगी मिल रही थी क्योंकि पेटेंट के अंडर आती थी, लेकिन अब इनकी जेनरिक वर्जन जो है वो भी मार्केट में आने लगेंगे। फार्मेसी पे ये जो मेडिसिन है वो इजीली मिल जाएंगी। अब आप ध्यान से सुनना। शुरुआत में ना आर्टिकल में एक इनोसेंट थॉट दिया जाता है। इंडिया में आपको पता है लाइफस्टाइल डिजीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं, दिल की संबंधित बीमारियां, मोटापा, ये सब इंडिया में बढ़ रहा है। और ये तो देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा भी बोलता है। अब इससे तो आपको लगेगा यार वेट लॉस की दवाई आ गई है तो सही है, मतलब सस्ती दवाई मिलेगी, वेट लॉस इजीली हो जाएगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन ना राइटर यहां पे एक काफी गहरा पॉइंट देते हैं। वो एक चेतावनी देते हैं कि ये दवाइयां ना ये दवाइयां सिर्फ क्लिनिक तक या फिर हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रहेंगी। समझ रहे हो? इन दवाइयों का यूज किया जाएगा सुंदरता के लिए, सुंदरता के जोन में चली जाएंगी, ये कॉस्मेटिक्स के जोन में ये दवाइयां चली जाएंगी जब सस्ती हो जाएंगी। मतलब लोग इनका इस्तेमाल सिर्फ बीमारी ठीक करने के लिए नहीं करेंगे बल्कि सुंदर दिखने के लिए करेंगे। मुद्दा सिर्फ ये नहीं रह जाएगा कि हाँ भाई वेट लॉस, मुद्दा ये रह जाएगा कि भाई मुझे पतला दिखना है, सुंदर दिखना है। आप मुझे एक बात बताओ, आज से देखो 10 साल पहले पतला होना किसका काम था?
आज से 10 साल पहले राइटर बोलते हैं पतला होना देखो एक प्रिविलेज थी जो ज़्यादा अमीर लोग ये अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि देखो पतला होने के लिए जिम की फीस भरनी पड़ती, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती, टाइम निकालना पड़ता, डिसिप्लिन चाहिए। मतलब समझ गए हो, कीटो डाइट खाओ, एवोकाडो जैसे जो महंगे फ्रूट हैं वो खाओ, वेलनेस कल्चर फॉलो करो। ये सब देखो एक गरीब आदमी नहीं निकाल पाता था, समझ रहे हो। तो पतला होना भी एक प्रिविलेज हुआ करता था आज से 10 साल पहले। तो सोसाइटी इसलिए ना मोटे लोगों को थोड़ा टॉलरेट कर लेती थी, सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती थी, क्योंकि सबको पता था कि भाई पतला होना आसान नहीं है। लेकिन अब आप सोच के देखो, सस्ती दवाई मार्केट में आ गई, एक गोली खाओ या फिर इंजेक्शन लगाओ और पतले हो जाओ। वेट लॉस जो है वो मेडिकली एक्सेलरेट हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वेट लॉस की दवाइयां जो है वो सस्ती होने वाली है पेटेंट खत्म होने की वजह से। मतलब मेहनत तो खत्म हो गई ना। अब जब कोई चीज देखो आसान हो जाती है तो सोसाइटी ना आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप वो करो। जब मेहनत की जरूरत नहीं है, और अगर अब कोई इंसान मोटा है तो उसको देखो अलग तरह का जजमेंट अब फेस करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे भाई सस्ती दवाई आती है, खा लो, पतला हो जाओ। समझ रहे हो। तो राइटर कहते हैं देखो जब कुछ पाना आसान होता है ना तो उसको ना करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये लाइन बहुत पावरफुल लाइन है। व्हेन समथिंग बिकम्स इजियर टू अचीव इट बिकम्स हार्डर टू ऑप्ट आउट ऑफ इट। जो चीज बहुत ज्यादा आसान है करनी, फिर उसको अगर कोई नहीं करता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। समझ रहे हो। चलो अब इस चीज को ना आप इंडिया से जोड़ो। हमारे यहां पे ना बॉडी जो है सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये एक सोशल कैपिटल है। कैसे? आप आज भी इवन डिजिटलाइजेशन के जमाने में आज भी आप संडे का न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पे जो आपको मैट्रिमोनियल एड्स दिखेंगे ना, कैसे दिखेंगे? वांटेड स्लिम फेयर टाल ब्राइड। मतलब हमारी समाज में ना अपीयरेंस आपकी जो सक्सेस है वो डिसाइड करती है। आप ना फ्रंट डेस्क की जॉब ले लो, एविएशन सेक्टर की जॉब ले लो, हॉस्पिटैलिटी की जॉब ले लो, होटल्स वगैरह की, हर जगह आपको ना एक सटल एक छोटा सा बायस देखने को मिलेगा। पतले और सो कॉल्ड जो सुंदर लोग हैं उनको ज्यादा जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब देखो ऐसे माहौल में जब ये इस प्रकार की सस्ती वेट लॉस वाली ड्रग्स आएंगी ना तो क्या होगा? पतला होना तो एक बेसलाइन बन जाएगा कि हाँ भाई पतला तो समाज में होना ही चाहिए, इतनी सस्ती दवाई है ले लो। सोसाइटी में बॉडी शेमिंग का एक नया दौर स्टार्ट हो जाएगा, और मोटा होना अब एक नेचुरल चीज नहीं कहलाएगा, बल्कि मोटा होना एक बहुत फेलियर कहलाएगा। यहां पे ना एक और कंसेप्ट आता है, जो लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कंसेप्ट सुना होगा। ये माइकल फूको का कंसेप्ट है। उन्होंने बोला था बायोपॉलिटिक्स। क्या बोला था? उन्होंने बोला था बायोपॉलिटिक्स। बायोपॉलिटिक्स क्या होता है? मतलब पावर और सोसाइटी अब इंसान के बॉडीज को कंट्रोल करती हैं। और ये जो वेट लॉस वाली दवाइयां हैं ना, ये इसका एक मॉडर्न एग्जांपल है। मतलब सोसाइटी आपको ना मजबूर कर देगी ये दवाई खाने के लिए। आपका मन नहीं है फिर भी ये दवाई खाने के लिए ना समाज आपको क्या करेगा? मजबूर कर देगा। ये फूको का कंसेप्ट है बायोपॉलिटिक्स, कि पावर और सोसाइटी अब इंडिविजुअल की बॉडीज को कंट्रोल करती हैं। अब आते हैं फैशन के डोमेन में। राइटर ये कहते हैं देखो एक दुकानदार कपड़े कैसे बनाता था, वो ना एवरेज साइज देखता है। पिछले कुछ सालों में ना एक अच्छा ट्रेंड आया है कि प्लस साइज मॉडल्स आने लगे हैं। मतलब अच्छे अच्छे जो डिजाइनर्स हैं ना, उन्होंने बॉडी के साइज की डाइवर्सिटी जो है वो दिखानी शुरू की थी। और सोसाइटी में जो मोटे मोटे लोग हैं ना, मतलब उनको एक्सेप्ट करना समाज ने सीख लिया था। लेकिन अब ये ड्रग्स आ जाएंगी ना, अब ये ड्रग्स आ जाएंगी तो वो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो सब वो दवाई खाने लगेंगे तो तेजी से पतले हो जाएंगे, तो बॉडीज एक जैसी लगने लगेंगी। मतलब सब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, होमोजेनाइज हो जाएगा। जब मार्केट में देखो सब पतले ही होंगे तो जो फैशन ब्रांड है वो सिर्फ देखो छोटे साइज बनाएंगे। प्लस साइज के जो कपड़े हैं वो मिलने ही बंद हो जाएंगे। मतलब कपड़ों में जो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा मुश्किल से आ रही थी वो शायद अब नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत चुनिंदा लोगों के लिए डिजाइनर जो है वो कपड़े डिजाइन करेंगे नहीं ना।
अब इसके बाद क्या पॉइंट आता है? इसके बाद देखो एक पॉइंट आता है, ये एक राइटर हैं नाओमी वोल्फ, इनकी बुक है द ब्यूटी मिथ। इस बुक में ये बोलते हैं वुल्फ कि देखो, महिलाओं को पतला होना चाहिए, ये ब्यूटी के बारे में नहीं है, सुंदरता के बारे में नहीं है, इट इज ऑल अबाउट फीमेल ओबीडियंस। कि मतलब समाज जो है वो मजबूर कर देता है लड़कियों को पतला होने के लिए कि भाई तुम्हें पतला ही होना है। नाम नाम की चॉइस रह जाती है, लड़कियों लगता है कि हम पतला हो रहे हैं, ये हमारी चॉइस है, लेकिन चॉइस सिर्फ इल्यूजन है। समाज मजबूर कर देता है कि आप ये चीज करो, समझ रहे हो? चॉइस नहीं है, इनडायरेक्टली समाज आपको दबा रहा है कि आपको ये करना ही है। तो ये देखो अच्छा आर्टिकल था। अब वैसे देखो, बोलने को इस आर्टिकल में आप वो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो कि लोग पतली डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए खाएंगे तो डायबिटीज़ से बहुत सारे लोगों की जान भी बचेगी। अभी इतने सारे लोगों की जान जाती है डायबिटीज़ से। डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है वो भी काफ़ी मजबूत होगा, लोग टेस्ट वगैरह करवाएंगे। मतलब कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो कम होंगे। वो पॉइंट हालांकि राइटर ने शुरुआत में बोला भी था। तो फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। हमने सोसाइटी के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया, तो ये साइड इफेक्ट है इन दवाइयों के सस्ते होने के। एथिक्स में भी आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कॉर्पोरेट एथिक्स वर्सेस पब्लिक हेल्थ, सोशल कोहेजन वर्सेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ये डायलेमा है यहाँ पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। और जीएस पेपर 1 में यहाँ पे भी आप पॉइंट को यूज कर सकते हो, एग्जामिन हाउ द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैरिज एंड फैमिली इज चेंजिंग इन इंडिया। इनडायरेक्ट यूज होगा, डायरेक्ट यूज नहीं होगा। जैसे मैरिज में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात हमने आर्टिकल में की ना, तो वो ब्यूटी स्टैंडर्ड वाला पॉइंट जो है आप मैरिज में यूज कर सकते हो। समझ गए? इनडायरेक्ट यूज है, जो एग्जाम्पल। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, डबल इंजन सरकार के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 फेडरलिज्म से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक चीज का अपने को ख्याल रखना है, ये पॉलिटिक्स में अपने को नहीं घुसना है। आंसर राइटिंग में अपने का जो फेडरलिज्म से संबंधित पॉइंट्स है ना, वो अपने काम के हैं। तो डबल इंजन क्लेम का मतलब क्या होता है? डबल इंजन क्लेम मतलब सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी की सरकार। अगर ऐसा होगा तो विकास की जो स्पीड है ना वो भी डबल होगी, यानी विकास जो है वो डबल स्पीड से होगा। अब देखो सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है और इसे हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लेकिन इसमें ना एक छुपा हुआ मैसेज भी है। वो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर आपने किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया तो फिर आपके स्टेट को ना फंड्स नहीं मिलेंगे और आपका जो विकास है, आपका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। अब यहीं पे आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। देखो इंडिया क्या है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब हमारा संविधान किसी पार्टी का नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का संविधान है। एक आम आदमी जो देखो यूपी में टैक्स देता है और एक आम आदमी या आम औरत जो केरला में टैक्स देती है, दोनों का जो पैसा है वो देश का पैसा है, वो रूलिंग पार्टी का पैसा नहीं है। और जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किसी पॉलिटिकल अलाइनमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकता कि भाई दोनों राज्यों में सेम पॉलिटिकल पार्टी होगी तो विकास ज्यादा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। विकास आपका राइट है, आपने वोट दिया है, ये कोई चैरिटी नहीं है। मतलब समझ रहे हो? आपने टैक्स दिया है, आप ही के टैक्स से विकास होना है, तो रूलिंग पार्टी या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं जता सकती जैसे विकास कर रहे हैं तो हम मतलब आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। मतलब समझ गए? और देखो आपको एक चीज पता है, जो टैक्स कलेक्शन है वो तो देखो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ज्यादा टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती। संविधान में प्रोविजन किया गया है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन क्या करती है? वो पैसा डिवाइड करती है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब फाइनेंस कमीशन आपको पता है, बेसिक्स में आपको क्लियर करूं तो ये न्यूट्रल एम्पायर की तरह होता है कहने को। तो हर 5 साल में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को और काम ये है कि ये डिसाइड करना कि सेंटर के पास में जो टैक्स आया है यानी डिविजनल पूल, उसमें से सेंटर कितना रखेगा, स्टेट के पास में कितना जाएगा और अलग अलग राज्यों के बीच में जो डिवाइड होगा वो किस फॉर्मूला के बेस पे डिवाइड होगा। और ये सब देखो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड होता है किस राज्य को कितना मिलेगा। और वो क्राइटेरिया जैसे
उस स्टेट की पॉपुलेशन देखी जाती है, एरिया देखा जाता है, इनकम गैप देखा जाता है। अभी हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, फॉर्मूला दिया था, हमने वो डिस्कस भी किया था, समझ गए। लेकिन आज के समय में देखो ये चीजें ना बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो गई हैं। जैसे एक चीज सेस एंड सरचार्ज, ये काफी बार हमने डिस्कस किया है। स्टेट्स का आरोप ये है कि सेंटर जो पैसा डिवाइड करता है ना, उसमें से बहुत सारी चीजों का पैसा तो वो ऐड ही नहीं करता। मतलब मान लो ये टोकरी है, इस टोकरी में से पैसा डिवाइड करना है, लेकिन सेंटर कुछ पैसा तो टोकरी में डालता ही नहीं है, वो पहले से अलग रख लेता है। वो पैसा है सेस और सरचार्ज का पैसा। सेस और सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स। सेस पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है, सरचार्ज जनरल होता है। तो स्टेट्स की शिकायत है कि भाई आप सारा पैसा टोकरी में डाल ही नहीं रहे हो, पूरा पैसा डिवाइड ही नहीं कर रहे हो। तो ये कायदे से देखो बात तो गलत है, मतलब पूरा पैसा डिवाइड ही नहीं हो रहा है, स्टेट्स का जो हिस्सा है वो कम हो रहा है और इससे स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है उस पर असर पड़ रहा है। फिर आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। अब देखो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे जो साउथ के राज्य हैं ना, वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन बावजूद इसके फाइनेंस कमीशन का जो नया फार्मूला है वो ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्यों को ज्यादा पैसा देता है। तो साउथ के राज्य बोलते हैं भाई हमने अच्छा काम किया, पॉपुलेशन को कम किया, क्या आप इसकी सजा हमें दे रहे हो आप? समझ गए? तो ये दूसरी चीज है। फिर गवर्नर की प्रॉब्लम पे आते हैं। ये प्रॉब्लम तो देखो बहुत बार बहुत सुर्खियों में आई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और इवन प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस भी मांगी, लेकिन ये चीज बंद नहीं होने का नाम ले रही है। क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना अपने बंदे लगा देती है जो पहले पॉलिटिक्स में रहे हैं उन राज्यों में, खास करके जहां पे ओपोजिशन की सरकारें हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ना गवर्नर को यूज करती है अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट जो बिल पास करवाना चाहती है लेजिस्लेटिव असेंबली से, गवर्नर उस बिल को साइन नहीं करते, और ये सिर्फ वहीं देखने को मिलता है जहां पे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है। मतलब समझ गए? ये देखो गलत है, मतलब राज्यों को ना भिखारी की तरह फील करवाया जाता है, और ये देखो देश के लिए सही चीज नहीं है। तो कायदे से 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी काम कर रहा है उसको रिकमेंडेशंस ऐसी देनी चाहिए थी जो न्यूट्रल हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि फाइनेंस कमीशन में कौन होगा। तो वो फाइनेंस कमीशन भी इनडायरेक्टली रूलिंग पार्टी के हिसाब से ही काम करता है। मतलब ये सबके साथ होता है। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपने बंदे लगवाती है, कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे लोग लगाए जाते हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पॉलिटिक्स है ना, इससे देश का बहुत नुकसान होता है भाई। समझ गए? डेमोक्रेसी में अगर इंस्टीट्यूशंस सही रहे ना, जैसे फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत ना हो, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। ये इंस्टीट्यूशंस कमजोर हो जाते हैं। कमजोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस में बैठे जो लोग हैं, अब है तो वो इंसान, उनके अंदर लालच है, उनके अंदर डर है, उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी स्पाइन नहीं है कि वो गलत काम का विरोध करें, वो खुद गलत काम करने लगते हैं। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है ना, अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? स्टेट असेंबलीज जो कानून बनाना चाहती है ना, वो कानून ही नहीं बन पाता। जैसे मैंने आपको बताया भाई, स्टेट की ऑटोनॉमी कितनी कम हो रही है, सोच के देखो। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून नहीं बनवा पा रही है, कानून डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ गवर्नर साइन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 वर्डिक्ट दिए। एक 2023 में दिया कि गवर्नर का जो इनएक्शन है उससे लॉ मेकिंग प्रोसेस प्रभावित नहीं होनी चाहिए, कि गवर्नर फाइल पे हाथ धरे बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा है और लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नर के साइन नहीं है। गवर्नर पैरेलल पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरह काम करते हैं, जो कि गलत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सब नहीं इन्विजन किया था। जो चुनी हुई सरकार है उसके मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। केस नंबर 2, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, 2025 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में आके साफ साफ बोल दिया कि भाई गवर्नर बिल पे हाथ धरे बैठे हैं
कुछ नहीं करते तो ये संवैधानिक इम्परमिसिबल है, मतलब संविधान इस चीज को अलाउ नहीं करता है। और जो लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी है ना, वो इलेक्टेड असेंबली के पास में है, मतलब जो विधानसभा है ना, उसी के पास में अधिकार है कानून कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। गवर्नर अपनी वीटो का यूज नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने ना टाइमलाइन दे दी थी गवर्नर की एसेंट के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज पसंद नहीं आई, तो बाद में फिर प्रेसिडेंट का यूज किया गया। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी इस इशू पे। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को थोड़ा नलीफाई कर दिया कि टाइमलाइन दी गई थी गवर्नर को कि आप इतने समय में एसेंट दे दीजिए, तो उस चीज को थोड़ा नलीफाई कर दिया। प्रेसिडेंट ने अपनी एडवाइजरी ओपिनियन पावर का यूज किया सुप्रीम कोर्ट से जब एडवाइस मांगी। अब लास्ट में आते हैं एक और चीज पे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। देखो ऐसा नहीं है कि सेंटर और स्टेट की लड़ाई नहीं है, पास्ट में भी लड़ते ही रहे हैं। पास्ट में सेंटर एक डायरेक्ट हथियार यूज किया करता था, आर्टिकल 356, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया करती थी आर्टिकल 356 के अनुसार। लेकिन 1994 में ना एक जबरदस्त जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस केस में आर्टिकल 356 के मिसयूज पे ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब ये जो टैक्टिक्स है ना, थोड़ा सटल ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है, चालाक हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया जाता, बस गवर्नर और फंड्स के थ्रू ना स्टेट गवर्नमेंट को उनका काम नहीं करने दिया जाता। तो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर खोखला हो रहा है हमारे देश में, यह दिक्कत है। सॉल्यूशन क्या है? 3 सॉल्यूशन देते हैं राइटर। सबसे पहले ना संविधान में चेंज करके एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि गवर्नर को 3 महीने में फाइल पे साइन करना ही होगा, मतलब जो बिल आया है गवर्नर के पास में उसे बिल पे साइन करना ही होगा। गवर्नर नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिक एक्ट बन जाएगा। दूसरी चीज, आप फाइनेंस कमीशन को इंपावर करो, मतलब फाइनेंस कमीशन को थोड़ा और न्यूट्रल और उनकी रिकमेंडेशंस को थोड़ा और बाइंडिंग होना पड़ेगा। फिर इंटरस्टेट जो काउंसिल है ना, उसे रिवाइटलाइज करो, उसका पुनर्जीवित करो। उनको ठंडे बस्ते में है अभी इंटरस्टेट काउंसिल, जो आर्टिकल 263 में जिसका प्रोविजन है। अब जो सरकारिया कमीशन था ना, उसने इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में सजेस्ट किया था, लेकिन ना इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग भी होती है ना, वो एक डेकोरेशन सी बन के रह जाती है, कुछ नहीं टाइम पास करना है, कुछ पावरफुल रोल प्ले नहीं कर रही है ये इंटरस्टेट काउंसिल की बॉडी, जबकि इसे हमें ना पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट रोल देने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये 2 क्वेश्चंस पास्ट में पूछे हैं यूपीएससी ने, एक 2015 में पूछा था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित, और एक 2022 में भी पूछा। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए। 2022 वाला गवर्नर के इशू पे है और 2015 वाला फेडरलिज्म के इशू पे है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कंपलसरी वोटिंग इन इंडिया से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है कंपलसरी वोटिंग? पहली तो बात देखो, जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, एक तो 5 राज्यों में हमारे देश में इलेक्शन होने वाले हैं, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, ये सब। और दूसरी तरफ देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक अलग से केस में ये पूछा, क्या हमारे देश में जो वोटिंग है उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। अब देखो वैसे ये कोई नया सवाल नहीं है, ये तो क्लासिकल डिबेट है, कई बार मतलब समय समय पर इस इशू पे चर्चा होती रहती है। लेकिन इस चर्चा पे डिस्कस करने से पहले ना थोड़े आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है, वो लोग जिनकी एज देखो 18 साल से ज़्यादा है तो ऐसे लोग वोट दे सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्वालिफिकेशन फॉलो करना जरूरी है। सिर्फ 18 साल के आप हो तो ऐसा नहीं कि आप नहाए धोए भी नहीं और जाके वोट दे दो, नहीं, मतलब वोट देने के लिए नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बात समझिए। वोट आप तब दे सकते हो, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 19 के अनुसार आप उस कंस्टिट्यूएंसी के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, मतलब आपकी एज 18 साल से ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी कंस्टिट्यूएंसी के वोटर बन सकते हो, नहीं, आप उस कंस्टिट्यूएंसी के ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना जरूरी है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 62 ये बोलता है कि उस कंस्टिट्यूएंसी की जो वोटर लिस्ट है, जो इलेक्टोरल रोल है, उसमें आपका नाम इनरोल्ड होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप वोट दे सकते हो, समझे।
अभी राइट टू वोट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 326 में यह आता है, फंडामेंटल राइट नहीं है। समझ गए? ये बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है लो वोटर टर्नआउट। मान लीजिए एक एरिया में ना 100 लोग हैं, सिर्फ 40 लोग वोट देने गए, उसमें से देखो 21 वोट जिसको मिले वो जीत गया, यानी 100 में से सिर्फ 21 लोगों की पसंद का नेता जीत गया, बाकी 79 लोगों का क्या? ये मेन क्वेश्चन है। अब इसे कहते हैं माइनॉरिटी रूल, यानी 100 में से जीतने वाले को 51 वोट भी नहीं मिले, सिर्फ 21 वोट मिले और वो जीत गया, क्योंकि वोटर टर्नआउट ही बहुत कम था, सिर्फ 40 लोगों ने तो वोट दिया था। समझ गए? और एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे लिज फार्ट, इन्होंने ये बोला था अनइक्वल पार्टिसिपेशन स्पेल्स अनइक्वल इन्फ्लुएंस, मतलब जो वोट नहीं देगा ना उसकी आवाज जो है वो नहीं सुनी जाती, ये वाली बात है। इसीलिए देखो समय समय पे जो कमेटीज आई ना, उन्होंने भी कुछ कुछ रिकमेंडेशन दी वोटिंग को मैंडेटरी बनाने से संबंधित, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी आई 1990 में, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बनी थी कमेटी, और इन्होंने ना कंपलसरी वोटिंग से साफ साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि देखो भाई, कंपलसरी वोटिंग को इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, 140 करोड़ लोगों का देश है आज के समय में हमारा, सबको जबरदस्ती हम वोट नहीं दिलवा सकते, मतलब बहुत रायता फैल जाएगा, कोई बोलेगा मेरी ये समस्या थी इसलिए मैंने वोट नहीं दिया, अलग अलग तरह के बहाने आएंगे, अलग अलग तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट बनने लगेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में इतने गरीब लोग हैं। अब मान लो कंपलसरी वोटिंग जिसको अलाउ कर दिया, आपने वोटिंग को कंपलसरी कर दिया, और जो नहीं देते, मान लो उनका राशन पानी सरकार ने बंद कर दिया, मतलब सरकारी स्कीम्स का लाभ उन्हें देने से मना कर दिया, या फिर थोड़ा फाइन लगा दिया, तो भाई गरीब लोग कहां पे जाएंगे? नहीं देने आज के वो वोट, तो क्या अब आप उनको स्कीम्स का लाभ नहीं दोगे तो क्या ये ह्यूमन अप्रोच है? नहीं है। यही तो दिक्कत है ना। फाइन लगाओगे, मान लो 1000 रुपए का फाइन लगा दिया, गरीब आदमी कहां से देगा 1000 रुपए का फाइन? तो हमारे देश में ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लॉ कमीशन ने 255वीं रिपोर्ट में 2015 में ये इस मुद्दे को ना बहुत गहराई से स्टडी किया था। उन्होंने ये माना कि कंपलसरी वोटिंग से देखो जो टर्नआउट है वो तो 7% बढ़ जाएगा, लेकिन देखो वो 7% लोग खुशी से नहीं आएंगे, वो सजा के डर से आएंगे या फिर फाइन के डर से आएंगे। ये दिक्कत है। और आप इसको ना संविधान के एंगल से सोचो, हमारा आर्टिकल 19(1)(a) ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है, तो वोट ना देना भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है कि मैं वोट नहीं देना चाहता। समझ रहे हो? वोटिंग ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये एक्ट है ना एक्सप्रेशन का। उसी प्रकार से वोट ना देना भी एक एक्ट है एक्सप्रेशन का। इवन नोटा पे बटन दबाना वो भी एक एक्ट है एक्सप्रेशन का। तो अगर आप वोटिंग को कंपलसरी बनाते हो तो आर्टिकल 19(1)(a) का ये वायलेशन है। और गुजरात ने ना लोकल बॉडी इलेक्शंस में वोटिंग को कंपलसरी करने की कोशिश की थी, लेकिन गुजरात की हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था, इसी आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए। ये साइड में आप बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो। देखो जो भी पॉइंट मैं दे रहा हूं ना, साइड में से कितना बढ़िया ढंग से रिवीजन होता है। आप यूज करिएगा बाद में इनको जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए। फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं, जैसे कुछ कुछ राज्यों ने, कुछ कुछ देशों ने कोशिश की है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यहां पे कंपलसरी वोटिंग है। अगर बिना वैलिड रीजन दिए आपने वोट नहीं दिया तो आप पर फाइन लगेगा। ऑस्ट्रेलिया में फाइन कितना है? $20 है। और वैलिड एग्जाम्पशंस भी है, मतलब आप बीमार हो, नेचुरल डिजास्टर आ गया तो कोई बात नहीं, आप वोट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। पेरू में बहुत स्ट्रिक्ट मॉडल है, अलग लेवल की स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे। अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको देखो पब्लिक गुड्स जैसे पार्क वगैरह में जाना या फिर जो गवर्नमेंट की दूसरी सर्विसेज हैं वो डिनाई कर दी जाएंगी आपको, अगर आपने वोट नहीं दिया तो। इंडिया में पेरू वाला मॉडल देखो हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, जो मैंने एग्जांपल दिया। आप गरीब आदमी के नजरिए से आप सोचो भाई, अब एक माइग्रेंट वर्कर है, उसका वोट बिहार में है, अब वो मान लो काम करने के लिए महाराष्ट्र गया है, अब वो स्पेशल वोट देने के लिए आएगा तो उसका मान लो हजारों में खर्चा हो जाएगा, वेज लॉस हो जाएगा, आने जाने का खर्चा, मतलब उसकी लाइफ तो पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगी। तो आप वोटिंग कंपलसरी नहीं कर सकते हमारे देश की सिचुएशन को देखते हुए। हाँ, कुछ सुधार जरूर ला सकते हो।
आप अवेयरनेस फैला के सोशल मीडिया के थ्रू उनके अंदर एक उत्सुकता, इंथुजियाज्म भरिए, आप पॉजिटिव कैंपेन चलाइए ताकि वो खुद वोट देने आए। और माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे वो हॉलीडे रखो आप, पोलिंग वाले दिन ना माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आप छुट्टी रखो, स्पेशल बस और ट्रेन चलाओ ताकि वर्कर्स घर पहुंच सकें, और वो फ्री में होनी चाहिए। या फिर माइग्रेंट वर्कर्स दूर से ही वोट कर सकें, महाराष्ट्र में रहते रहते काम कर सकें, वोट दे सकें, उसके लिए रिमोट वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये सब काम आपको करने पड़ेंगे। ये 2017 में यूपीएससी ने प्री का क्वेश्चन पूछ लिया था कि राइट टू वोट जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मेंस का, कंपलसरी वोटिंग से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।